आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। सीधा हम निकाल देते हैं इसके जो क्वेश्चन है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मगर हमें पता होता नहीं है ये क्या है। तो आज हम करने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। इसको दो सेंसेस में हम मेजर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेंस है आपका, इट मेजर्स टू वेरिएशंस ऑफ आइटम्स अमंग देमसेल्व्स, कि आइटम्स में कितनी वेरिएशंस है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर सेम, अगर सारी वैल्यूज सेम है 10 10 10 10, तो मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन ही नहीं है। तो देर विल बी नो वेरिएशंस अमंग द आइटम्स, हेंस डिस्पर्शन विल बी जीरो। अगर आइटम्स में वेरिएशन ही नहीं है तो फ्लक्चुएशन ही नहीं है, तो डिस्पर्शन भी नहीं है, ये जीरो हो गया। बट दूसरी सेंस में हम इसको मेजर करेंगे इन अदर सेंस। डिस्पर्शन रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ आइटम्स अराउंड द एवरेज। वो कहते हैं कि जो एवरेज है उसके अराउंड कितना मूव कर रहा है, जो आइटम्स का वेरिएशन है। ठीक है, मैं आई रिपीट, डिस्पर्शन रेफर्स टू वेरिएशंस ऑफ आइटम्स, जो आइटम है वो एवरेज के अराउंड कितना मूव कर रहा है। इफ़ द वेरिएशन इज स्मॉल, अगर वेरिएशन स्मॉल है तो हम ये कह देते हैं कि जो एवरेज है विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हम कह देते हैं द एवरेज विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज एंड इट इज़ हाईली रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसमें वेरिएशन कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये देखते हैं वेरिएशन ज़्यादा है तो एवरेज विल बी क्वाइट अनरिलायबल। जितना वेरिएशन ज़्यादा होती है उतना हम उस पर भरोसा नहीं करते, उस एवरेज पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियंस जो हैं उन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू बॉले, डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशंस ऑफ आइटम्स। जो आइटम्स हैं इनकी वेरिएशंस कितनी है, ज़्यादा वेरिएशन है या कम वेरिएशन है, उसको मेजर करना। वी कैन कंक्लूड दैट डिस्पर्शन रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। एक दूसरे से कितना वेरिएशन करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ, कितनी अलग है, प्लस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मतलब जो भी उस सीरीज़ की एवरेज है उसके कितनी आसपास मंडरा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम निकालते क्यों है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन निकालने का सबसे पहला मकसद है टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि एक एवरेज पे भरोसा देखना कि वो रिलायबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्पर्शन और वेरिएशन इज स्मॉल, अगर वेरिएशन या डिस्पर्शन की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो एवरेज पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, इफ़ द डिस्पर्शन और वेरिएशन इज स्मॉल, द एवरेज विल क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज़। जो एवरेज है वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ के आसपास आएगी और वो अच्छा एवरेज होगी, रिप्रेजेंटेटिव होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर डिस्पर्शन काफ़ी लार्ज है तो एवरेज विल बी क्वाइट अनरिलायबल, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नंबर 2, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज़। अगर हमने दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का कंपेयर करना है कि किस में वेरिएशन ज़्यादा है, किस में वेरिएशंस कम है, तो भी हम जो है ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू डिटर्मिन द यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ टू और मोर देन टू सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर है और विराट कोहली है। हम इन दोनों के जो इन्होंने जितने भी मैचों में जितने रन बनाए हैं, हम ये देखेंगे दोनों में से कंसिस्टेंट कौन सा है और ज़्यादा वेरिएशन किस में, तो वो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ में अगर हमने वेरिएबिलिटी, फ्लक्चुएशंस नापनी है तो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है, फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स। हम अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोरिलेशन करनी है या रिग्रेशन करनी है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है या और भी कई चीज़ें करनी है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प लेता हूँ या वेरिएंस की हेल्प लेता हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी जो फर्दर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, मैं इसकी फर्दर एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, इसलिए ये डिस्पर्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मेन मकसद ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि इसका करने का मेन मकसद है, क्योंकि जब आप फर्दर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, फर्दर रिसर्च करते हैं, तो ये चैप्टर आपकी हेल्प करता है कि आप फर्दर और ज़्यादा मतलब एनालिसिस निकाल सकें और प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकें। फोर्थ पॉइंट, बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब ये क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कोई प्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सेट कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस होनी है, कम से कम हमें इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएशन चाहिए। तो जो भी प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो उसके बीच में ही घूमती रहती है। तो जब भी
क्वालिटी कंट्रोल चार्ट आप करेंगे, आगे मास्टर्स करेंगे कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में, तो आपको ज़रूर आगे आएगा। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज़, कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक अच्छे जो डिस्पर्शन की जो मेजर है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर, नंबर 1, ईजी टू अंडरस्टैंड, हमें आसानी से समझ आना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमें आसानी से समझ आना चाहिए, आसानी से पता लग जाना चाहिए कि इतना है। नंबर 2, सिंपल टू कैलकुलेट, आसान तरीके से निकल जाए। अगर वो इतनी मुश्किल तरीके से निकलेगा तो गलती होने के चांस होंगे। तीसरा आ जाता है यूनिकली डिफाइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक बार निकाला कोई और, दूसरी बार निकाल रहे हैं तो डाटे में थोड़ा फर्क आ रहा है तो थोड़ा सा और चेंज हो गया, तो सैंपल के चेंज करने से डिस्पर्शन के मेजर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फोर्थ आ जाता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, जब भी हम डिस्पर्शन निकालें तो जितनी भी हमें सीरीज़ या डाटा दिया हुआ है उन सब की वैल्यूज़ को लेके निकालें, ये ना करें कि कुछ वैल्यूज़ ली और कुछ वैल्यूज़ ली ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपके आगे, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी, जैसे एक नंबर 2 3 4 चला रहे हैं और बाकी नंबर हज़ारों की रेंज में, तो एक्सट्रीम वैल्यू से असरदार हो जाएगा डिस्पर्शन, मगर जो अच्छा डिस्पर्शन का मेजर है वो असरदार नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है कैपेबल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। एक अच्छा डिस्पर्शन वो है जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल हो। फर्दर ट्रीटमेंट का मतलब है उसकी फर्दर एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोरिलेशन रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का जो पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, इनकी फर्दर एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के 2 मेजर जो बहुत छोटे छोटे हैं और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनके। तो सबसे पहला है रेंज। रेंज क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस, ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज़। जो भी सीरीज़ की हाईएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, उसका डिफरेंस निकाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे तो हमें रेंज आ जाएगी। और फिर आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बेसिकली ये होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। बट ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम निकालते क्यों हैं? ये हम निकालते हैं टू रिलेट इट विद अदर सीरीज। अदर सीरीज, अगर दूसरी सीरीज या फिर कोई दूसरा डाटा है उसके साथ कंपेयर करने के लिए हम इसको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक डाटा दे दिया पंजाब का, दूसरा डाटा दे दिया किसी और स्टेट का, तो इन दोनों को कंपेयर करना है तो कोएफिशिएंट से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आइटम्स मे और मे नॉट बी द सेम। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से निकाली जाती हैं। पहला आ गया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको डाटा गिवन है 3, 6, 5, 9, 8, 11, 2। अगर इसका रेंज निकालना है तो देख लीजिए, हाईएस्ट है 11, लोएस्ट है 2, तो रेंज तो 2 मिनट में निकल जाएगा इसका। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट सॉरी, तो ये निकल गया 9। अब अगर कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट क्या? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो ये निकल गया 9/13। आप इसको पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी फॉर्मूला सेम रहता है, कोफिशिएंट और जो कोफिशिएंट का भी सेम रहता है और जो नॉर्मल रेंज का है वो भी सेम रहता है। सपोज एक्स आपके पास है 10 से 50 तक और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको इसमें हाईएस्ट वैल्यू 50 है और लोएस्ट वैल्यू 10 है। फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं देखनी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है कि 10 3 टाइम्स है, 25 टाइम्स है। हमें टाइम से क्या लेना देना? हमें तो नंबर से लेना देना। तो जस्ट एक हाईएस्ट नंबर एज अ 50, लोएस्ट नंबर एज अ 10। नंबर ऑफ टाइम्स वो फ्रीक्वेंसी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसी हिसाब से हाईएस्ट लोएस्ट को माइनस कर दिया और माइनस करके कोफिशिएंट निकालने के लिए नीचे प्लस कर दिया डिवाइड करके, तो निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी इसका तरीका बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि फॉर्मूले सेम रहते हैं, और अगर हम कंटिन्यूस सीरीज़ में देखें तो क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो क्लास इंटरवल में हाईएस्ट क्लास इंटरवल है 30, लोएस्ट क्लास इंटरवल है 5। तो इसका प्लस, सबसे पहले इसका माइनस कर देंगे और कोफिशिएंट निकालने के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान है, शायद ही पेपर में आए। ये छोटी क्लासेस में आ जाता है, बड़ी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद मत करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का करेंगे वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है कि जो 2 क्वार्टाइल्स हैं हम निकालते हैं, क्वार्टाइल 1
ठीक है। क्वार्टाइल 2 नहीं निकालते क्योंकि ये तो मीडियन के बराबर होता है, और एक निकालते हैं क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 4 भी नहीं निकलता, बताया था आपको। क्वार्टाइल की जो वीडियो है वो मैं जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको जाके देख लेना। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब इसके बीच की रेंज क्या है उसका पता लगाने का यही तरीका हुआ, Q3 माइनस Q1, सिंपल, कि इन दोनों की रेंज क्या है, हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, इसका मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी एवरेज, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये मैंने आपको बताया था कॉफिशिएंट तब निकालते हैं जब इसको किसी मुख्तलिफ या किसी और सीरीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वार्टाइल की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैंने यहाँ दोबारा से क्वार्टाइल नहीं निकाले क्योंकि इतना लंबा स्यापा पड़ जाता कि भाई इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट कंटिन्यूस तो वीडियो साइज़ बहुत लंबी हो जाती। तो इससे तो अच्छा है आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएं और क्वार्टाइल की वीडियो पे क्लिक करके उसे देखें, तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हम करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है, कैसे सॉल्व होता है, ये सब करेंगे। इट इज़ अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ऑल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन। इट इज़ डिफाइंड एज अरिथमेटिक एवरेज। It is defined as arithmetic average of the deviations of various items of the series computed from some measure of central tendency, that is mean से भी निकलता है और median से भी निकलता है। Although mean deviation can be computed either from mean or median, but median is preferred because the sum of the deviations taken from median is minimum when signs are ignored। तो इसमें साइंस को इग्नोर किया जाता है। कैसे किया जाता है ये सब बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे होती है सब बताऊंगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं इसकी कैसे होती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने कोरोना वायरस का टीका लगवाया हुआ तो 2 दिन से मेरी हालत ख़राब है, फिर भी मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई। तो मीन डेविएशन को MD भी कहते हैं, इसको मीन और मीडियन दोनों से निकाला जा सकता है। जब मीन से निकालते हैं तो इसको कहते हैं MD, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन थोड़ा नीचे आएगा, और यहाँ से जब निकालेंगे वो आएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये सिंबलाइज किया जाता है। अब ये निकलता कैसे है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस में, उस पे चलते हैं। सॉरी, आई होप आप बॉदर नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज ए, हेडिंग बनाता हूँ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, हेडिंग को अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, उस साइड पे लिख देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको कि कैसे होता है क्वेश्चन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन। ये जो स्ट्रेट ब्रैकेट है ना, इसको मॉडुलस ब्रैकेट कहते हैं, ये बात याद रखना, मॉडुलस ब्रैकेट। और कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू जो भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कलर चेंज करता हूँ। मान लो एक्स आपको गिवन है, मार्क्स एक्स ले लेते हैं इसको। ये गिवन है लेट 10, 20, 30, 40, 50, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्वेश्चन के अलावा क्या लिखा है। डेविएशन फ्रॉम मीन दैट इज एक्स माइनस मीन। तो ये स्टेट ब्रैकेट है, स्टेट ब्रैकेट को मॉडुलस ब्रैकेट कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ से सिग्मा एक्स करते हैं, ये आ गया 150, और मीन नीचे निकल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। पहले फॉर्मूला लिख लिया मीन का, ये आ गया 30, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख लिया मीन कितना है 30। तो अब हम लिखेंगे 10 माइनस 30। वैसे तो -20 आना था मगर हम 20 लिखेंगे, क्यों? ये जो मॉडुलस ब्रैकेट्स है ना, ये जो स्टेट ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये मॉडुलस ब्रैकेट्स है। मॉडुलस ब्रैकेट्स में हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 20 माइनस 30 -10 आना था मगर हमने 10 लिख दिया। 0, 10, 20, इसको टोटल करता हूँ तो यह आ जाता है 60। सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज इक्वल्स टू 60। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला देखो, सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है 60, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 5, ये आ गया 12, 12। नाउ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 12 डिवाइडेड बाय मीन इज 30। जो भी आंसर आया यू कैन कैलकुलेट। ये तो था मीन से,
Now we will calculate mean deviation from median. Mean deviation from median. Almost same formula है, just change median in place of mean. So mean deviation from median is sigma deviations from median divided by n, where deviations from median, I rub it, deviations from median is x minus median. Okay, and coefficient is the same. Coefficient formula I write here, mean deviation from mean is x minus mean. I forgot to write at that time. So mean deviation, coefficient of mean deviation from median, that is equals to mean deviation from median divided by median. I hope it is clear now. अब हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं. x से मान लो आपके पास 2 से लेकर 10 तक लिख लेता हूँ, और डेविएशंस बनाने पड़ेंगे. कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैंने क्या चेंजेस लेके आए हैं. तो अब हमें चाहिए डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज x माइनस मीडियन, और इसके लिए हमें चाहिए मीडियन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीडियन निकालना पड़ेगा. तो हम नीचे फार्मूला लिख लेते हैं मीडियन का. मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 बाय 2th आइटम. n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स. n+1 बाय 2th आइटम. n is number of item. 5 + 1 6 divided by 2. 6 divided by 2 is third item. थर्ड आइटम. अभी जो थर्ड आइटम है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो ये 6 है, तो हम लिख देते हैं मीडियन इज 6. नाउ 2 - 6 इज -4, बट वी विल राइट इट एज अ 4. सो वी विल हम क्या करेंगे, हम सारा माइनस 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 करेंगे और डेविएशंस निकाल लेंगे. अब सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितनी आ गई? 12. नाउ वी विल पुट इट इन द फॉर्मूला. 12 माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, that is 2.4. Now deviations, mean deviation from median is 2.4 divided by median is 6. It is 0.4. So इस तरीके से mean deviation from median individual series में निकाला जाता है. I hope it is clear now. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकालते हैं वो दिखाते हैं. Discrete series की I'll make the heading of discrete series. In discrete series, first of all we will calculate mean deviation from mean. तो यह सिग्मा f into deviations from mean divided by sigma f. बस इसमें f का फर्क है. Only f matters. Okay. Deviation from mean is x minus mean and coefficient same formula. Coefficient of mean deviation from mean, it is equals to mean deviation from mean divided by mean. Okay. अब हम एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लिखेंगे. I'll change the color of the pen. X is 10 20 30 40 50. Frequency is like 3 6 2 4 3. Now I'll change the color of the pen so that it is easy for you to understand. First of all we have to calculate the mean. So mean is f into x. अगर आपको मीन नहीं निकालना आता तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. मीन की वीडियोस हैं. सिग्मा एफ एक्स इज 520, सिग्मा एफ इज 18. सबसे पहले हम निकालेंगे मीन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट मीन. मीन इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, दैट इज 520 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 28.88. नाउ what will be do, हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे डेविएशंस फ्रॉम मीन, x माइनस मीन. ओके, और यहाँ लिख देंगे मीन कितना है. मीन इज 28.88. नाउ व्हाट इज x? 10 माइनस 28.88, दैट इज 18.88. वैसे तो माइनस आना था, हमने पॉजिटिव लिखा. हमेशा पॉजिटिव लिखना है. वैसे 20 30 40 50 हर एक से ये 28.88 माइनस कर देंगे. अब हमें चाहिए f इंटू डेविएशंस, और यहाँ पे काफ़ी जगह मतलब भरी हुई है तो इसको रब कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे. तो अब कॉलन बनाते हैं f इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीन, दैट इज इक्वल्स टू क्या, f और डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना. ओहो गलती से ये रब हो गए,
इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, होल्ड करो, अभी दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, कलर चेंज करता हूँ, एफ इंटू डेविएशन, एफ है 3, डेविएशन है 18.88, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 56.64, 53.28, 2.24, 44.48, 63.36, 63 अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 63.36। अब इसका डेविएशन का टोटल करेंगे, जो एफ इंटू डेविएशन है उसका टोटल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। नाउ ये सारी चीज़ें फॉर्मूले में डाल दो, बस कहानी ख़त्म। तो अब हम करते हैं 220 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 18 एंड आंसर इज 12.22। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इट इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 12.22 डिवाइडेड बाय 28.88, जो भी आंसर आया। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकाली जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। सेकंड हेडिंग बनाता हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो आंसर से क्वेश्चन फॉर्मूला सेम है, एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो नाउ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज एक्स माइनस मीडियन, सेम फार्मूलाज, सेम ही फार्मूले चलेंगे, एक आधा फार्मूला आपको याद करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। एक्स है 2 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3, 2, 5, 3, 4। तो ये आपके आगे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसका मीडियन निकालना है। पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैंने कहाँ से सॉल्व किया है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई होप आपको मीडियन निकालना आता है। अगर आपको मीडियन निकालना नहीं आता तो सीधा इस टॉपिक पे छलांग मत मारें, डिस्क्रिप्शन में मीडियन का लिंक दिया होगा, पहले उसको देखें और फिर इस पे आएँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है और सिग्मा एफ भी निकाल लिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम सॉरी। तो n क्या होता है, सिग्मा एफ। तो यहाँ पे है मीडियन निकालेंगे, 17 + 1 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9th आइटम। 9th आइटम आ गई है। अब ये 9th आइटम सी एफ में चेक करो भाई कहाँ आ रही है। सी एफ में 3 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, 10 से बड़ी नहीं है, तो 10 में ही लाई करती है। और 10 के सामने 6 आ गया तो हम लिखेंगे मीडियन इज 6। अब इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीडियन। अब ऊपर लिख लेंगे कि भाई मीडियन जो है हमारा 6 आया है। हमेशा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो 2 - 6 -4 आना चाहिए, मगर 4 2 0 2 4 हमेशा पॉजिटिव लिखना है ना। तो एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन, थोड़ा हो गया ये जल्दी में। एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो एफ 3 है, डेविएशन फ्रॉम मीडियन है 4, तो मल्टीप्लाई करो 12 4 0 6 एंड 16। टोटल करेंगे सिग्मा एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दैट इज 38। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डाल देंगे और कुछ नहीं करना हमने। तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ इंटू डेविएशन 38 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 17, तो आपका आंसर आ गया 2.23। और फिर जब मीन डेविएशन निकालना है तो यही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 2.23 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आंसर आया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और कंटिन्यूस सीरीज के 2 रह गए हैं, वो दोनों ख़त्म करेंगे। अब कंटिन्यूस सीरीज में सब कुछ सेम है, बस ये जो डेविएशंस है ना ये मिड वैल्यू से निकलती हैं, क्योंकि इसमें एक्स कुछ होता नहीं। तो सबसे पहले आई विल मेक द हेडिंग ऑफ कंटिन्यूस सीरीज एंड अंडरलाइन इट। अंडरलाइन करेंगे इसको और फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज सिग्मा एफ इंटू डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बट मेन चीज़, डेविएशंस फ्रॉम मीन जो होती हैं वो मिड वैल्यू से निकलती हैं, मिड वैल्यू माइनस मीन, ये चीज़ मेन है, बस और कुछ नहीं है इसमें मेन, बाकी सब पुराना ही है। डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, बाकी सब पुराना। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्लास इंटरवल 0 to 10
10 to 20 ऐसे करके 40 to 50 तक लिख लेते हैं। अब हमने लिख लिया 40 to 50 तक। एक फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी है 35263। अब सबसे पहले हमें तो मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू। ओहो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी, और अब करता हूँ इसको, क्योंकि ये तो मीडियन में निकलेगी ना, ये अगले क्वेश्चन में करेंगे। अबड़ा दबड़ी में हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी करनी है, लिखनी भी है, एडिटिंग भी करनी है, तो कभी कभी दिमाग हिल जाता है। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। आई होप आपको मिड वैल्यू निकालनी आती है। L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो मिड वैल्यू निकालने के बाद FM करेंगे ताकि मीन निकाला जा सके। F × M, 3 5 15, 75, 50 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। नाउ सिग्मा FM इज 485 एंड सिग्मा F इज 19। अब निकालते हैं मीन। इसको रब कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में साफ सुथरा लगे। ओहो, ये बटन दब जाते हैं, ये ना चक्कर रहता है टैबलेट में हमेशा। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FM ओवर सिग्मा F। तो सिग्मा FM है 485 डिवाइडेड बाय 19, दैट इज़ 25.52। अब पॉइंटों में निकल गया तो ज़िंदगी हराम हो जाती है, क्योंकि पॉइंटों को ही मल्टीप्लाई करते रहो, खज्जल हो जाता है बंदा। तो नाउ मीन हमने लिख दिया 25.52। तो अब मीडियन कितना है, 5 माइनस 25.52 दैट इज इक्वल्स टू 20.52। ऐसे हर एक मिड वैल्यू की वैल्यू में से 25.52 निकाल लेना है। ठीक है, सेम तरीका है। अब हमने इन सब में से मिड वैल्यू में से मीन माइनस करके लिख लिए हैं और हमेशा पॉजिटिव लिखा है। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा F × डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो F कितना है हमारे आगे, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। F है हमारे आगे 3, डेविएशंस है 20.52, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 61.56। ऐसे ही सिमिलरली हर एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो भी नंबर है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशंस फ्रॉम मीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा। टोटल करेंगे सिग्मा F × डेविएशंस फ्रॉम मीन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 230.52। सीधा वैल्यू पुट कर दो, 230.52 डिवाइडेड बाय 19, दैट इज 12.13। नाउ कोफिशिएंट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 12.13 divided by 25.52 and this will be the answer। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, तो आंसर निकल जाएगा। आई होप मेथड निकालने का अब क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पे। सिमिलरली जहाँ हमने मीन किया था वहाँ पे मीडियन आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इट इज इक्वल्स टू sigma F into deviations from median divided by sigma F। नेक्स्ट deviations from median, mid value minus median। ये सबसे मेन बात है, स्मॉल एम मिड वैल्यू होता है, कैपिटल एम मीडियन होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे पीछे लिख लेते हैं, ऐसे नहीं करना। स्मॉल एम इज मीडियन। कोफिशिएंट का फार्मूला सेम टू सेम है, तो कोफिशिएंट में तो कोई चेंज ही नहीं आया। अब सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसे 8 to 10 तक लिख लेते हैं। 4 को रब करता हूँ, क्योंकि अजीब सी राइटिंग हो जाए तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिए 8 to 10 तक। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3 to 5 to 6। पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या ऐड ऑन किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले CF, क्योंकि मीडियन निकालनी है। आई होप आपको CF निकालनी ही आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो डिस्क्रिप्शन में मीडियन का लिंक दूंगा, उसको जाके देखना। तो सिग्मा F 18 आ गया है और मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू 13579। तबीयत थोड़ी ख़राब है वैक्सीनेशन के बाद, तो आई होप आपको वीडियो से मतलब होगा, तो वीडियो ही देखें, गलतियाँ मत निकालना कि भाई खांसी होगी, गला ख़राब हो गया। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। Median class interval is equals to n by 2th item. What is n? N is sigma f. It is 18 by 2. 18 by 2th item कितना हो गया? 9th item। ठीक है, 9th item देखेंगे CF में कहाँ लाई करती है। CF में 3 से बड़ी, 5 से बड़ी, 10 में लाई करती है।
और 10 के सामने क्लास आ गई इसकी 4 to 6, फ्रीक्वेंसी 5 और ऊपर वाली सी एफ 5। अब सीधा फार्मूले में डालेंगे L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ होल ओवर एफ इंटू आई। अब इसका फॉर्मूला L1 इज़ 4, n/2 जो ऊपर आया था वही 9 माइनस सी एफ जो ऊपर वाली सी एफ थी 5 होल ओवर फ्रीक्वेंसी इज 5 सामने वाली इंटू आई, डिफरेंस इज 2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस 8/5 दैट इज 5 पॉइंट, सीधा लिख लेता हूँ 5.6 प्रॉपरली ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 5.6। अब मीडियन आपके आगे क्या आ गया 5.6। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद डेविएशंस फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीडियन। ओह एक्स तो है ही नहीं, मिड वैल्यू माइनस मीडियन। ओहो यहाँ पे तो काफ़ी टाइट हो गया है मामला, क्योंकि और भी एक कॉलम बनेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा जुगाड़ लगाता हूँ और इसको रब करता हूँ, इसका कॉलम थोड़ा छोटा बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, ठीक है। बस ऊपर लिख लेता हूँ कि जो डेविएशंस फ्रॉम मीडियन है दैट इज़ मिड वैल्यू माइनस मीडियन, ठीक है। तो अब मीडियन मैंने लिख लिया कि 5.6 है, तो हर एक मिड वैल्यू को 5.6 से माइनस करना है। 1 माइनस 5.6 दैट इज़ 4.6। हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, तो सारी मिड वैल्यू में से जो साथ वाला कॉलम है उसमें में से 5.6 माइनस कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं एफ इंटू डेविएशंस। एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीडियन में क्या करेंगे, एफ क्या है 3, डेविएशंस क्या है 4.6, 3 इंटू 4.6 13.8, सिमिलरली 5.2, 3, 2.8, 20.4। अब क्या करेंगे, इसका टोटल सिग्मा एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीडियन दैट इज 45.2। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे करके 45.2। अब सीधा ये वैल्यूज़ फार्मूले में डाल दो कि 45.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 18। तो कितना आंसर आया हमारा 2.51। लिख लेता हूँ। अब अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू इसमें डालेंगे, कोफिशिएंट निकल जाएगा 2.51 डिवाइडेड बाय 5.6, जो भी आया आंसर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि किस तरीके से निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट पार्ट। तो क्या होता है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्दर कैलकुलेशन में, फर्दर रिसर्च में। इट वॉज डिवेलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। It is also called root mean square deviations. It is defined as the as the square root of arithmetic mean of the squares of the deviations of the values taken from mean. It is denoted by Greek letter small sigma. Simple words में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है डिस्पर्शन का पार्ट है। फर्दर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसकी, फर्दर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मीन से निकलता है और इसकी जो है फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं जो आज हम करने लगे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज़ में हेडिंग बना लेता हूँ। 3 मेथड्स में करके बताऊंगा, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है एक्चुअल मीन मेथड, जिसमें हम एक्चुअल मीन से निकालना सिखाएंगे कि एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेके कैसे कैसे करना है। प्रॉपर लिख लेता हूँ, एक्चुअल मीन मेथड। नंबर 2 assumed mean method, assumed mean method। और नंबर 3 है डायरेक्ट वैल्यूज़ मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये मेथड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं, नंबर 1 एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड की हेडिंग बना के इसको अंडरलाइन करता हूँ, एक्चुअल मीन मेथड, इसको अंडरलाइन करता हूँ।
अब इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैपिटल सिग्मा टोटल के लिए होता है और स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट, ये जो स्मॉल एक्स होता है ये आपको पता है ना, स्टैटिस्टिक्स में एक्स माइनस मीन होता है और एन तो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, पेन का कलर चेंज करके क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपको मार्क्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, लेट ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज़ में। मार्क्स को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। अब सबसे पहले तो हम x का टोटल करेंगे और इसका मीन निकालने की कोशिश करेंगे। टोटल आ गया 150, मीन क्या होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, मीन आ गया 30। तो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या होता है कैपिटल एक्स माइनस मीन, ठीक है, ये माइनस टेढ़ा सा हो गया था तो ऊपर लिख देते हैं कि मीन हमारा 30 निकला है। 10 माइनस 30 ये है -20। अब इसमें मॉडुलस की तरह साइन नहीं उड़ाने ये बात याद रखना, मॉडुलस की तरह इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जो आया साइन वही लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमने सारे माइनस करके लिख लिए। अब स्मॉल एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दिया, ये जैसे -20 इंटू -20 400, ऐसे सारी रकमों का हमने स्क्वायर कर दिया। टोटल सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब ये सारी वैल्यूज़ चुपचाप उसमें डाल दें और आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर रूट, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 का स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आपकी जेब में। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए। अब हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक चीज़ बहुत मतलब एहतियात और सावधानी से आपको करनी पड़ेगी। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन में सेंटर नंबर ही एज्यूम करना है, ठीक है। और अगर सेंटर नंबर नहीं निकल रहा तो इसको इस मेथड से मत करो, दूसरे मेथड से कर लो, मतलब मीन वाले से कर लो या डायरेक्ट वैल्यू से कर लो। तो इसका फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। डी क्या होता है डेविएशन एक्स माइनस ए। सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके आगे, कलर चेंज करता हूँ पेन का, एक्स है 2 4 6 8 10, तो ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है ये है 5, इसका तो सेंटर निकल रहा है 6। पेन का कलर चेंज करके सॉल्व करता हूँ, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, इसका तो सेंटर 6 है क्योंकि ये तो ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है। अगर इवन नंबर ऑफ आइटम आ जाता फिर इस मेथड से ना करते हम इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट कंटिन्यूस में तो इसका तरीका है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो एज्यूम नंबर 6 लेके हर एक को माइनस माइनस कर दिया, फिर इसका जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे जो कि आ गया 40, यहाँ से सिग्मा डी निकालेंगे जो कि 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -2 -4 और +2 +4 ये 0 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ उधर पुट कर देंगे। सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो है 40 डिवाइडेड बाय एन -0 डिवाइडेड बाय एन, उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर होल स्क्वायर भी कर लेते तो 0 ही आता है, ये आपको पता ही है। तो अगर होल स्क्वायर कर भी लेते हो तो 0 ही आता है, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट वैल्यूज़ मेथड ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, ठीक है। इसमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ दी होंगी वही की वही हमने डाल देनी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, लिख देता हूँ ओवर एन, एक्स को प्रॉपर लिख लेता हूँ रब करके, दोबारा से कलर चेंज कर देता हूँ इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस स्मॉल एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को फिर से लिखता हूँ, होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स है सपोज हमारे पास 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस मेथड से एक्स का स्क्वायर कर दें। जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 8 64 हो गया, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8 8 64, और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 10 10 100,
तो जब यहाँ से टोटल करेंगे, यहाँ से टोटल करेंगे आ गया सिग्मा एक्स, यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो 1 यहाँ पे पुट हो जाएगा। अगर 2 इसको दे देता हूँ तो 2 यहाँ पे पुट हो जाएगा। और n क्या होता है? नंबर ऑफ़ आइटम्स। n इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स। बस वैल्यूज़ पुट करनी है और निकाल देना है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, बहुत आसान है। अब ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये मेथड इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, मगर सिग्मा एक्स बाय n क्या होता है? सिग्मा एक्स बाय n तो मीन ही होता है ना, तो मीन स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं। और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो ये जो है, ये 2 चीज़ें और ये 3 चीज़ें, कभी कभी आपको 3 में से 2 चीज़ें गिवन होंगी और एक निकालनी है। क्या पता n और मीन दिया हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना हो, क्या पता सिग्मा एक्स स्क्वायर और n दिया हो, मीन निकालना हो, ऐसा उल्ट पुल्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 2 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में किस किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस करूँगा एक्चुअल मीन मेथड। मैं हेडिंग बना लेता हूँ एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, डेविएशंस को मीन से निकालते हैं, एज्यूम मीन से नहीं निकालते। मैं इसको अंडरलाइन करके साइड पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ। सिग्मा एफ एक्स एफ इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होल अंडर द रूट, वेयर स्मॉल एक्स इज एक्स माइनस मीन। कोई फ़र्क नहीं है, बस सिग्मा एफ आ गया एन की जगह और ऊपर एफ से मल्टीप्लाई हो गया। एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक्स है 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी है सपोज 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4। तो सबसे पहले तो हमने मीन निकालना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या किया है। सबसे पहले एफ एक्स क्या होता है? एफ इंटू एक्स, आपको पता है मीन को सीधी तरह से लिख लेता हूँ, मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, तो एफ इंटू एक्स करेंगे, तो एफ इंटू एक्स का कॉलम बना लिया पूरा का पूरा। यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ 16, सिग्मा एफ एक्स 96। अब इसका मीन निकालते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 6। अब डेविएशंस निकालनी शुरू करते हैं। स्मॉल एक्स क्या होता है? एक्स माइनस मीन। तो ऊपर लिख लो मीन कितना निकला है 6। तो हर एक एक्स को, एक्स कितना है यहाँ पे 2, उसको मीन से माइनस करो, कितना है -4। मगर मीन डेविएशन में हम पॉजिटिव लिखते थे, इसमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। तो हर एक को 6 6 6 से माइनस किया। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लो इनको, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं स्क्वायर करने के बाद, ये आपको पता ही है। अब करेंगे एफ इंटू एक्स स्क्वायर। एफ क्या है 3, एक्स स्क्वायर क्या है 16, 3 इंटू 16 48। ऐसे दोनों कॉलम्स को लगातार मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे और फिर इनका सिग्मा मतलब टोटल कर लेंगे। तो टोटल इज़ 136। अब हम सिंपली अगर इन सारी चीज़ों को फॉर्मूले में डालें तो यह आ जाता है 136 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट। तो मुझे लगता है आप अंडर रूट तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्चुअल मीन मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ में। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड मेथड इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। इसकी हेडिंग बना लेता हूँ। एज्यूम मीन मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम नंबर को एज्यूम करेंगे और एज्यूम करने के बाद डेविएशंस निकालेंगे, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है कि एज्यूम हमेशा सेंटर वाला ही करना है। अगर सेंटर में 2 हो गए तो कैसे एज्यूम लेना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ, थर्ड पार्ट में, ठीक है। मगर अगर एज्यूम नंबर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा सेंटर ही लेना है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ए क्या होता है? एज्यूम मीन या फिर एज्यूम नंबर, कुछ भी कह सकते हो। सपोज हमारे आगे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से, 3 4 5 6 7 रेंडमली लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी है 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ और आपको पता लगेगा फिर मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या किया है। तो मेरे ख्याल से अभी डेविएशंस निकालेंगे। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। एज्यूम नंबर हमने कौन सा लेना है? सेंटर वाला।
हमेशा अगर सेंटर में 2 आ रहे हुए इन केस ऑफ इवन, तो वो नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ, थर्ड पार्ट। तो हर एक को 5 से माइनस कर दो, ये आ गया -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी का स्क्वायर, स्क्वायर करना भी बहुत आसान है, ये हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम करेंगे एफ इंटू डी, एफ इंटू डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -2 -4, वैसे -1 0 2 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर, और अब करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। एफ तो यही रहेगा और डी स्क्वायर ये आ गया, 2 4 सा 8, ऐसे ऐसे करके 1 0 2 4। अब इनका टोटल करते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एफ टी का टोटल आ रहा है, सिग्मा एफ का टोटल आ रहा है 9, सिग्मा एफ टी का आ रहा है -1, एफ टी स्क्वायर का आ रहा है 15। आई होप ये टेबल आपको सॉल्व करना आ गया। वंस आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, बस फॉर्मूले में पुट करनी है। सिग्मा एफ टी स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 9 होल ओवर सिग्मा एफ टी क्या है, -1 ओवर 9 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो जो भी सॉल्व करके आया आपका आंसर वही आंसर हो गया। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है, ये तो सिंपल सा है। इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी हेडिंग बनाता हूँ, कंटिन्यूस सीरीज़, सॉरी कंटिन्यूस सीरीज़ कह रहा हूँ, वो तो अगली उसमें आएगी, स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूस सीरीज़ के तो अपने 3 मेथड हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वही आपको पता है डी डैश लग जाएगा और इंटू सी हो जाएगा। तो पेन का कलर चेंज करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं साइड पे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश, ओहो एफ लिखना भूल गया, सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, और रूट के बाहर है ये सी। तो सबसे पहले डी डैश क्या होता है, स्टेप डेविएशन। तो मैं लिख लेता हूँ सी तो होता है हमारा कॉमन फैक्टर, और जो डी डैश होता है वो होता है डी बाई सी, इसको स्टेप डेविएशन भी कहते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं रैंडमली, सपोज कलर चेंज करते हैं, एक्स आपको दिया है 10 20 30 40 50 60 तक लिख लेते हैं, 40 50 60 तक लिख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 354262। अब सबसे पहले इसमें डेविएशन निकालेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सेंटर में तो 2 आइटम आ गई, सिग्मा एफ 22 पहले लिख लेते हैं, सेंटर में 2 आइटम आ गई, दोनों में से कौन सी लेंगे जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हमेशा अगर सेंटर में 2 आई तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही एज्यूम नंबर लेते हैं, ये आपने याद रखना है। तो मैंने एज्यूम नंबर क्या ले लिया, 30, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब हर एक को 30 से माइनस करो, 10 माइनस 30 -20, वैसे ही आ गया -10। ओहो ये थोड़ा हचड़ पचड़ सा हो गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूँगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेविएशंस आपने लिख लिए, ठीक है। अब हम करते हैं डी डैश, डी डैश क्या होता है, डी बाई सी, सी क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, डी, डी सारे 10 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं -2, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ये ना कुछ ज़्यादा ही मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ जूम करके थोड़ा, 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टू -20। अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अब हर एक को 10 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया -1 0 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप इज डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का ये भी साथ में चिपक गया तो इसको थोड़ा साइड करके लिखते हैं, डी डैश स्क्वायर, तो ये आ गया 4 1 0 1 4 9। अब नेक्स्ट स्टेप एफ इंटू डी डैश, एफ इंटू डी डैश, अब मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, एफ है यहाँ से 3, डी डैश है -2, तो ये आ गया -6 -5, ऐसे ऐसे करके दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से अगर टोटल करें सिग्मा एफ डी डैश तो ये वैल्यू निकल जाती है 9। अब करेंगे एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, एफ तो यही रहेगा, डी डैश ये बन जाएगा डी डैश स्क्वायर 4, तो 3 4 12, 5 यहाँ प्रॉपरली लिख लेता हूँ डी डैश स्क्वायर, तो ये आ गया 3 4 12 5। ऐसे दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सामने इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो लिख लेंगे, और वैल्यूज़ लिखने के बाद
इसको टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 61। जस्ट फार्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर 61 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 22 माइनस सिग्मा एफ डी डैश कितना है 9 डिवाइडेड बाई 22 इसका होल स्क्वायर होल अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय सी कॉमन फैक्टर कितना लिया था 10। समझ गए बात। तो अब इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, ये अंडर रूट के बीच में घुसा जा रहा है। हाँ, तो अब जो भी आंसर आया वो आपका आंसर हो गया, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक टॉपिक है कंटिन्यूस सीरीज़ में, पार्ट 3 है। कंटिन्यूस सीरीज़ में बेसिकली 3 मेथड्स आते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड करने की कोशिश करेंगे आज, इनका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी 2 पार्ट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके बिना ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम हेडिंग बनाते हैं पार्ट 1, दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड की हेडिंग बनाते हैं और इसे अंडरलाइन करते हैं अच्छे तरीके से। फिर इसका फॉर्मूला लिखता हूँ साइड में पेन का कलर चेंज करके, ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो स्मॉल सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ अंडर रूट होल अंडर द रूट। और स्मॉल एक्स क्या होता है? स्मॉल एक्स होता है, आपको पता है, मिड वैल्यू माइनस मीन, क्योंकि जो भी इसमें होगा वो मिड वैल्यू से ही पंगा होगा, वो वैसे पंगा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसके लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। और इसके सामने अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 2, 6 ऐसे लिख लेते हैं, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब हमें मीन निकालना है, मीन से करनी है ना डेविएशंस, तो सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मिड वैल्यू। और क्या चाहिए? एफ एम, क्योंकि मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। लिख देता हूँ पहले फार्मूला, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले मिड वैल्यू पता है ना, क्लास इंटरवल से निकालते हैं। अगर नहीं पता तो नीचे लिंक्स में सेंट्रल टेंडेंसी का फुल रिव्यू दिया हुआ है, रिव्यू क्या वीडियोस दिए हैं वो आप करो। एफ एम मतलब एफ इंटू एम, 3 5 15, ऐसे ऐसे 2 कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये एफ एम आ जाएगा। तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी आनी चाहिए अगर आपको डिस्पर्शन सीखना है तो यहाँ से हम करें तो सिग्मा एफ एम आ गया हमारा 540 एंड सिग्मा एफ आ गया हमारा 20। तो इस तरीके से ये आपका मीन निकल जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल एक्स मिड वैल्यू माइनस मीन करते हैं। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या है? मीन है 540 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज़ 27। तो अब स्मॉल एक्स के लिए मिड वैल्यू माइनस मीन मैं लिख लेता हूँ 27 और ऊपर भी लिख लेता हूँ 27। तो मिड वैल्यू में से मीन निकालनी है। जैसे मिड वैल्यू ऑफ 5, मीन है 27, तो 5 माइनस 27 माइनस 22। वैसे 15 माइनस 27, हर एक से 27 निकालोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्मॉल एक्स का हम स्क्वायर कर लेंगे। जब हम स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव साइंस हैं वो पॉजिटिव चले जाएंगे। ठीक है, स्मॉल एक्स के स्क्वायर में। और f इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर करेंगे। f तो आपको पता ही हमारा फ्रीक्वेंसी है 3, स्मॉल एक्स स्क्वायर को मैं एनसर्कल कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो ये आ जाएगा हमारा 1452। ऐसे दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों के दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे आगे ये डाटा आ जाएगा। तो अब अगर इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 4120। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं सीधा, 4120 डिवाइडेड बाई 20 होल अंडर द रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आया वो आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। बस क्या ध्यान रखना है आपको कि कॉलम्स में जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपने उंगलियां रख लेनी अपनी जो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ताकि आपसे गलती ना हो। नहीं तो बच्चे उल्ट पुल्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो गलती हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपका फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको, एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वो डेविएशंस के थ्रू होगा। ठीक है, ये मेथड हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमारा मीन पॉइंटों में आता है, क्योंकि पॉइंटों के स्क्वायर पॉइंटों में मल्टीप्लाई खज्जल ख्वार हो जाएंगे। तो अब मैं फार्मूला लिखता हूँ सिग्मा एफ टी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर लगाता हूँ, होल अंडर द रूट करता हूँ। ये जो डी होता है ना, इसमें वो होता है मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। और आपको ये पता है एज्यूम नंबर हमेशा सेंटर वाला लेना है, और अगर सेंटर में 2 आ जाते हैं, इवन नंबर ऑफ आइटम्स आ जाती हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो लेना है। ठीक है,
तो क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसे 8 to 10 तक लिख लेता हूँ। और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाता हूँ फिर 3, 4, 2, 5, 2, 2, 5, 2। अब क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने आंसर कहाँ से सॉल्व किया। तो मिड वैल्यू निकालूंगा। मिड वैल्यू बहुत आसान है निकालनी, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 करके। और फिर डेविएशंस लूँगा, D = M - A क्या होता है, एज्यूम नंबर, हमेशा सेंटर वाला लेना है। सेंटर में 2A, तो फिर या तो एक्चुअल मीन से कर लो, ठीक है, या फिर इसी से करना है तो फिर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ले लो। तो हर एक को 5 5 से माइनस करेंगे, तो जो माइनस का साइन आएगा वो साथ के साथ, जो प्लस आएगा वो भी साथ के साथ लिखेंगे। मॉडुलस की तरह ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लिखना। फिर इसका D का स्क्वायर कर लेंगे, तो जो माइनस के साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, F × D, F हो गया 3, D हो गया -4, दैट इज़ -12। ऐसे कर करके हम F × D के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा FD आ जाता है। वो निकालते हैं अभी, F × D²। अब रबर से इसको मिटा के D² को एनसर्कल करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 48, 16, 0, 20, 32, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और अगर हम सिग्मा FD² करें 116 आ रहा है, सिग्मा FD करें -2, सिग्मा F किया नहीं, अभी कर लेते हैं। सिग्मा F आ रहा है हमारा 16। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में डाल देनी है और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिग्मा FD² की जगह 116 डिवाइडेड बाई 16, और वो जो सिग्मा FD था -2 डिवाइडेड बाई 16 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो जो है आंसर, इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको पता लग जाएगा कि एज्यूम मीन से किस तरीके से निकालना है कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। बस कॉलम्स का ध्यान रखना है, कितने बनेंगे और किस किस को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बड़ी बड़ी रकमें आती हैं, ताकि हम कॉमन निकाल सकें, ताकि हमारी सॉल्व करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद मैं अंडरलाइन करूँगा, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अंडरलाइन करने के बाद फार्मूला लिखता हूँ साथ में। फार्मूला आ जाता है सिग्मा, स्मॉल सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा FD' ओवर सिग्मा F माइनस सिग्मा FD' ओवर सिग्मा F का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट सॉरी होल अंडर द रूट इनटू C है कॉमन फैक्टर। अब मैं लिख देता हूँ D' क्या होता है, स्टेप डेविएशन, इसको D/C कहते हैं, ठीक है। और C क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन कोई ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, वो मैं अभी करके बताऊंगा। और D क्या होता है, M - A, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। ये भी हमें पता ही है, हम पीछे निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले कलर चेंज करके एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 0 to 100 बड़े बड़े नंबर लिखते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ कि कॉमन फैक्टर का क्या यूज़ है। तो मैं 400 to 500 लिख लेता हूँ, 400 to 500 तक। और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 35124। अब लिखते हैं मिड वैल्यू, पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आपको पता है L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, 50, 150, 250, 350, 450। उसके बाद क्या करेंगे, D क्या होता है, M - A। M मतलब मिड वैल्यू में से एज्यूम नंबर लेंगे, सेंटर वाला लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं कि हमने 250 एज्यूम लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 50 - 250 हमारा आ जाएगा -200 सॉरी, इसको हर एक से माइनस करके हम लिख लेंगे आपस में। फिर हम निकालेंगे D'। D' क्या होता है, D/C, C इज़ कॉमन फैक्टर। तो कोई ऐसा नंबर जिससे सारे D डिवाइड हो रहे हैं, 100 से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो हम C 100 ले लेते हैं। कोई नहीं निकले तो 1 से तो होते ही हैं, तो फिर सबको 100 से डिवाइड करके मैंने ये लिख लिया। फिर अब मुझे चाहिए D'²। तो मैं स्क्वायर जब करूँगा तो वो माइनस के निशान पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम बनाऊँगा F × D'। तो F तो हो गया फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी को अंडर एनसर्कल कर लेता हूँ और FD' भी बन जाएगा। ये हो गया 3 और ये हो गया -2, ये हो गया -6। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया था F × D'², उसमें F तो है ही है सेम, D' कितना है, D' ये नहीं है, रुको, ये है 7 वाला। इसके स्पीड में कभी जज्बाती होकर थोड़ी गलती हो सकती है, तो आप भी स्लो करना पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम F × D' को दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका आपस में टोटल निकालेंगे। मगर मसला ये कि जब भी आप करो तो बहुत ही एहतियात से
प्रिकॉशन से करो। स्पीड में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, वो नहीं करनी। मेरे से भी बहुत बार गलती हो जाती है, हालांकि इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी गलती हो सकती है। मैथ्स किसी का सगा नहीं है, बस आप आराम से करेंगे तो गलती नहीं होगी। यहाँ से सिग्मा एफ करते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ तो मैंने निकाल ली है, क्योंकि टोटल करना तो आसान है, तो टोटल में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर दैट इज़ 35 डिवाइडेड बाय 15, सिग्मा एफ है 15, माइनस सिग्मा एफ डी डैश है -1 डिवाइडेड बाय 15, इसका होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर कितना है 100, तो लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसी तरीके से करना है। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे फिर दिक्कत आएगी। तो जब मैं करवा रहा होता हूँ साथ साथ पॉज करके साथ साथ लिखते रहा करो, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। आज हम करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे का एक टॉपिक है। तो इस पर मैं स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का इकट्ठा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको दो सीरीज़ की सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका बताऊँगा, और फिर 3 का भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे दो निकालना है तो हम इसको लिखते हैं स्मॉल सिग्मा 1 2, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल ओवर n1 प्लस n2। अब ये क्वेश्चन मैं पीछे आगे करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद ही आपको किसी और वीडियो को देखने का मतलब बंद करे, क्योंकि इसी में ही आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। वेयर n1 नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट सीरीज, सिग्मा 1 या स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, n2 मतलब दूसरे सीरीज़ का नंबर ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 मतलब दूसरे सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन, और d1 क्या है? d1 होता है x1 का मीन माइनस कंबाइंड मीन, और d2 क्या होता है? n2 तो नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकंड सीरीज़ होगी, और d2 क्या हुआ लिख लेता हूँ, एंड d2 इज इक्वल्स टू मीन टू माइनस कंबाइंड मीन। तो जो सेकंड सीरीज़ का मीन दिया उससे कंबाइंड मीन माइनस करना है। तो कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब मैं आपको एक 3 के केस में इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 3 के केस में बस एक n3 और एक n बढ़ जाएगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा। n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर, वहाँ 2 तक था, यहाँ 3 ऐड हो गया, प्लस वैसे ही n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n3 d3 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक d3 फालतू आ जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है वो फालतू आ जाएगा, और नीचे एक n3 फालतू आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो d1 है उसका फार्मूला क्या है? d1 इट इज़ इक्वल्स टू मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन तीनों का होना चाहिए। d2 इट इज़ इक्वल्स टू मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन, तीनों के मीन का मतलब आपस में कंबाइन करके उसका भी फार्मूला बनाता हूँ। d3 इज़ मीन 3 माइनस कंबाइंड मीन। और अब कंबाइंड मीन का क्या फार्मूला है? कंबाइंड मीन का जो फार्मूला है, मीन 1 2 3 इट इज़ इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 होल ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। तो कंबाइंड मीन में भी अगर एक फालतू वेरिएबल आ जाएगा तो पीछे n3 मीन 3 और नीचे n3 फालतू लग जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। बैटरी ख़त्म होने वाली है तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना तो कर लूँ। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम कि पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। The mean marks of 30 boys are 40. The mean marks of 30 boys are 40 and their standard deviation is 0.5 full stop. The mean marks of 40 girls, थोड़ी इमरजेंसी में लिख रहा हूँ क्योंकि वो बैटरी ख़त्म होने वाली है, कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। The mean marks of 40 girls are 50 and their standard deviation is 0.4 and their standard deviation is 0.4
फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें दो सीरीज़ दी हैं तो इसको मैं सिग्मा 1 2 स्मॉल सिग्मा 1 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले जो मुझे चीज़ें गिवन हैं मैं वो चीज़ें लिखूँगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो आपको लिखना होता है। जैसे इसमें N1 30, मीन 1 40, ठीक है। स्मॉल सिग्मा 1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 0.5। ऑन द अदर हैंड इसको रब करके अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। N2 कितना गिवन है? N2 है 40, मीन 2 है 50 and standard deviation 1 is 0. Standard deviation of 2 is N2 mean 2 standard deviation of 2 is 0.4। ये सारा का सारा डाटा आपको गिवन है, गिवन डाटा लिख लेता हूँ साइड पे, ठीक है। अब सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना है, गिवन डाटा लिख लेता हूँ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो इन सब की वैल्यूज़ आपने डाल देनी है, N1 मीन 1 की प्लस N2 मीन 2 की डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 कर देना है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी कंबाइंड मीन, या फिर आप उसको मीन 1 2 भी कह सकते हो। तो ये आ गई 45.71। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और D1 D2 निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको देखो ये 45.71 है, 40 to 50 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 40 लोएस्ट वैल्यू है, 50 हाईएस्ट मीन है। तो इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो बीच में ही आएगी ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा आपका सही आ रहा है कि गलत। तो नेक्स्ट पेज पे चल के D1 का वही वाला फॉर्मूला, मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। मीन 1 है 40, कंबाइंड मीन निकला है 45.71, तो ये आ जाएगा -5.71। मीन 2 कंबाइंड D2 इज इक्वल्स टू मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। तो मीन 250 और कंबाइंड मीन की वैल्यू डाल के 4.29 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में डालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, N1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर होल ओवर N1 प्लस N2 होल अंडर द रूट। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले डालने हैं। तो N1 कितना है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 कितना दिया था हमें पीछे, ये 0.5 है और ये 0.4 है, यही वाली वैल्यूज़ डालनी है। तो मैं लिख लेता हूँ 0.5 का होल स्क्वायर। तो N2 कितना गिवन था 40, और ये दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 का स्क्वायर प्लस N1 अगेन 30, D1 स्क्वायर मतलब ये -5.71 का स्क्वायर प्लस N2 अगेन 40, और D2 क्या दिया हुआ है 4.29 इसका स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ 4.29 का स्क्वायर होल ओवर N1 प्लस N2 दैट इज़ 30 प्लस 40 होल अंडर द रूट। तो इस सब का अंडर रूट करना है, ठीक है। पहले पीछे देख लेता हूँ कोई वैल्यू गलत तो नहीं हुई, चेक करनी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जो भी आया वो आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम 3 का केस भी कर सकते हैं और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टिंग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट कैसे करना है। मैंने पिछली सीरीज़ में आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला करवाया था, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये याद है आपको? अगर नहीं तो इंडिविजुअल सीरीज़ का लिंक नीचे मिलेगा, आप वहाँ जाके देखिए। तो ये जो सिग्मा एक्स बाय एन है इसको हम मीन भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बाय एन तो मीन ही होता है। तो हम इसको फर्दर इस तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन स्क्वायर इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्दर अगर हमें इनकोरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम और इसकी फर्दर मतलब मैनिपुलेशन करके एन को उधर लेके जाएंगे, मीन को उधर लेके जाएंगे, तो इस तरीके से मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं फार्मूला। अब ये होता कैसे है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, एक ग्रुप में 100 ऑब्जर्वेशन या 100 आइटम्स हैं, ठीक है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वर फाउंड टू बी 60 and 5, were found to be 60 and 5।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला तो वो 60 निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो 5 निकला। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में पता लगता है हमें, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ करेक्ट आइटम 50, it was discovered that a correct item 50 was wrongly copied, was wrongly copied या wrongly taken, कुछ भी लिख सकते हो, taken as 30। हमने एक सही वैल्यू 100 वैल्यू लिख रहे थे भाई, एक वैल्यू हमने 50 लिखनी थी, उसकी जगह हमने 30 ले ली। 30 गलत वैल्यू है और 50 सही वैल्यू है। तो अब निकालो भाई करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन निकालो, ये आपका क्वेश्चन है। और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन में काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपको लिख लेनी है ताकि कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। आधे बच्चे तो दोबारा क्वेश्चन देखते रहते हैं, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ़ आइटम्स 100, मीन 60 गिवन है जो कि इनकरेक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 गिवन है जो कि इनकरेक्ट है, करेक्ट वैल्यू जो गिवन है वो 50 है, तो लिख लेता हूँ करेक्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। और इनकरेक्ट वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 30। इनकरेक्ट वैल्यू, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपने चुपचाप नीचे लिख लेनी है। अगर आप चुपचाप लिख लेंगे, चुपचाप इन द सेंस के फिर से लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगी और आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये गिवन डाटा जो था मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट पेज पे चल के निकालते हैं कि ये किस तरीके से निकलेगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, मीन का फार्मूला लिखता हूँ। मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा सिग्मा एक्स बाय एन, ठीक है। फार्मूला तो याद है ना, अब इस लेवल तक पहुँचे हो तो मीन भूलना नहीं, ठीक है। मीन हमें गिवन है 60, सिग्मा एक्स हमें गिवन नहीं है, नंबर ऑफ़ आइटम्स 100 है तो यहाँ 100 पुट कर देता हूँ, 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 6000, ठीक है। तो हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 6000, मगर ये जो सिग्मा एक्स है ये तो इनकरेक्ट है ना, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट बनाने के लिए इसको जो सही वैल्यूज़ हैं इसमें ऐड कर देंगे और जो गलत वैल्यूज़ हैं वो माइनस कर देंगे। तो मैं लिख लेता हूँ करेक्ट सिग्मा एक्स या करेक्टेड सिग्मा एक्स, एक ही बात है। इट इज़ इक्वल्स टू 6000 प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। तो सही वैल्यू है 50, वो ऐड कर दी, गलत वैल्यू है 30, वो माइनस कर दी। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 6020। अब अगर हमने करेक्ट मीन निकालना है, हैंस अगर हमने करेक्ट मीन निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला बना, जो करेक्ट सिग्मा एक्स है जो 6020 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो ये आ गया 60.2, दैट इज़ करेक्ट मीन। तो हमारा एक पार्ट तो ख़त्म हुआ, करेक्ट मीन हमारा निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहले हमने क्या फार्मूला आपको याद है, मैंने पीछे भी लिखा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन स्क्वायर होल अंडर द रूट, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी 5, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर रखो, नंबर ऑफ़ आइटम 100 माइनस मीन की वैल्यू जो गलत वाली थी वही वाली डालनी है, सही वाली नहीं डालनी, वो फाइनल फॉर्मूले में डालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिला, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया ताकि अंडर रूट उठ जाए। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 100 माइनस 3600, क्योंकि 60 का स्क्वायर है 3600। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे फिर से मैं यही स्टेप लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे ना देखना पड़े। 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 100 माइनस 3600। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो 25 माइनस नहीं प्लस 3600 उधर चला जाएगा और यहाँ रह जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 100, मिटाता हूँ इसको, रब करता हूँ 100 और ब्रैकेट में आ जाएगा 25 प्लस 3600। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 362500। तो ये क्या है, ये है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। बट ये जो वैल्यू है ये तो इनकरेक्ट है, हमने तो करेक्ट निकाली,
तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें जो करेक्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड किया, और जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर करके माइनस किया। ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद सीधा वैल्यूज़ पुट कर ली, 362500, जो करेक्ट वैल्यू है वो है 50, उसका स्क्वायर, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू है 30, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए इसकी जो वैल्यू आ गई है वो इस तरीके से 2500 माइनस 900। तो ये जो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो है 364100। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस करेक्टेड मीन, जो हमने मीन निकाला हुआ है करेक्टेड, उसका स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब इस सारे फार्मूले को मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, फार्मूले को डाल देंगे। करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 364100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो करेक्ट मीन आया था वो आया था 60.2 का स्क्वायर होल अंडर द रूट। अंडर रूट को सही तरीके से लिख लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, वो तो हर कोई कर लेगा, सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है, सॉल्व करना इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, तो क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिए तो नीचे वाला तो बचा ही नहीं, माइनस ये आ जाएगा 3624.04, इसको आपस में माइनस करते हैं तो ये बच जाता है 16.96, इसका अंडर रूट दैट इज़ इक्वल्स टू 4.12। ठीक है, तो अब हमारे आगे हमें पता लग गया कि जो हमारा करेक्ट मीन है वो आ रहा है 60.2, करेक्ट मीन है 60.2 एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला है वो आ रहा है 4.12। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, तो प्लीज़ अच्छे से कीजिए, साथ के साथ कीजिए तभी समझ आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉरेंस कर्व, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन गिवन बाय फेमस स्टैटिस्टिशियन मैक्स ओ लॉरेंस। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ बिटवीन कंट्रीज़। बेसिकली इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए लॉरेंस कर्व निकाली जाती है। तो लॉरेंस कर्व इज़ अ cumulative percentage curve in which the percentage of frequency is combined with the percentage of other countries या other items। बेसिकली क्यूमुलेटिव परसेंटेज से निकाला जाता है सब कुछ। अब ये किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको इनकम का डाटा गिवन है, इनकम का डाटा गिवन है, तो पहले मैं इनकम का डाटा गिवन जो है वो नोट करा देता हूँ आपको। तो इनकम के डाटे के बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। इनकम का डाटा गिवन था 800 तक, और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 80 70। फ्रीक्वेंसी हेडिंग बना लेता हूँ पहले, 80 70 50 30 20। सपोज़ ये क्वेश्चन गिवन है और आपको आ जाता है कि ड्रॉ अ लॉरेंस कर्व, कि इस डाटे से लॉरेंस कर्व ड्रॉ कीजिए। तो मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ और सबसे पहले क्यूमुलेटिव इनकम निकालता हूँ। क्यूमुलेटिव इनकम कैसे निकालते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे 100 के सामने 100, अब 100 के सामने ये जो 200 है ये ऐड किया, 300 में 400 ऐड किया, 700 में 500 ऐड किया, 1200 में 800 ऐड किया, 2000। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव इनकम निकल गई। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव इनकम का परसेंटेज। क्यूमुलेटिव इनकम की परसेंटेज निकालेंगे, या क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे निकलती है, गिवन नंबर जो भी हमारा क्यूमुलेटिव इनकम का है, जैसे 100 डिवाइडेड बाय टोटल, इनकम का टोटल कितना है ये वाला 2000 इंटू 100। तो बहुत आसान सा फार्मूला ये आ गया 5। तो आपने क्या करना है, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इनकम इंटू 100, ये आ गया 15। गिवन नंबर 700 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100,
that is 35. Similarly, given divided by total into 100 that is 60. ठीक है, given divided by total into 100 that is equals to 100 itself. तो ये हमारा निकल गया क्यूमुलेटिव परसेंटेज इनकम वाले की। अब हमें सेम टू सेम जैसे इनकम वाले के साथ किया वैसे फ्रीक्वेंसी वाले के साथ भी करना है। तो फ्रीक्वेंसी वाले के साथ जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 80, 80 एंड 70 150, 150 और ये 50 ऐड करेंगे 200, 200 एंड 30 230, 230 एंड 20 250। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप तो निकाल ली है हमने, अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालनी है इसकी, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की भी परसेंटेज चाहिए ना हमें। तो अब क्या करेंगे, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना है 250, 250 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 32। वैसे गिवन 150 डिवाइडेड बाय 250 जो टोटल है इंटू 100 दैट इज़ 60। फिर गिवन 200 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 दैट इज़ 80। given 230 divided by total 250 multiply by 100 that is 92. Then given divided by total into 100 is 100. तो इस तरीके से सारे स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए। अब ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों की जो क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस हैं ये हमने प्लॉट करनी है। तो चलिए कैसे प्लॉट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो आप ये टेबल साथ के साथ नोट करना, तभी आपको नेक्स्ट चीज़ समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये ग्राफ पे बनेगा मगर इस पे बना देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 20 40 60, चलिए इस तरीके से नहीं करते, थोड़ा डिफरेंट, 60 80 100, बट चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि आपके लिए तो काम आसान करना है, तो मैं आसान तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 10-10 का गैप ले लेता हूँ, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, और उस तरफ भी 100 लेना है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाला ना, बराबर बराबर ले लेना। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है क्योंकि डिजिटली मैं कर सकूँ, तो आप बराबर बराबर लेना, क्योंकि जब ग्राफ में बनाएंगे तो रिजल्ट्स आपके अच्छे ही आएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 80 90 एंड 100 लेट। ठीक है, तो ये मैं सीधा लाइन ऊपर खींच देता हूँ। अब चलते हैं, सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूसरे कोने तक लाइन में जोड़ रहा हूँ, इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है। ठीक है, हमारी जो कर्व बनेगी वो जितना इस लाइन के पास बनेगी उतना इनइक्वालिटीज़ कम है, और जितना इस जो सेंटर लाइन है इसके दूर बनेगी इतना इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है। अब हमने प्लॉट किसको करना है, यहाँ से 5 यहाँ से 32, तो परसेंटेज सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, और दूसरी साइड लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स या परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रुको 2 मिनट, इसको सही करके लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ आइटम्स, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी की आइटम्स दी है वो चीज़। तो सबसे पहले मैंने 5 के सामने 32 प्लॉट करना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्लॉट होता है। इनकम है, इनकम की परसेंटेज 5 और वो 32, 5 इनकम की परसेंटेज यहाँ कहीं आ जाती है सॉरी, और 32 कहाँ पे आ जाता है, 32 इसके सामने आइटम्स में यहाँ कहीं आ जाता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक पॉइंट बन गया ना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं ये रब कर देता हूँ ताकि ये गंद ना पड़े इधर। तो दोबारा से मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ, रुको 2 मिनट, सेंटर लाइन को मैंने दोबारा बना दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें प्लॉट करूँगा पीछे से देख के पॉइंट्स। ठीक है, तो एक तो 5 और 32 का हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 15 एंड 60, मतलब इनकम के सामने 15,
इनकम के सामने 15 यहाँ कहीं आ जाएगा और इसके सामने 60 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया 35 एंड 80। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 35 यहाँ कहीं आ जाएगा और 80 यहाँ कहीं, तो इसके बीच में यहाँ कहीं पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और पिछले पेज पे चलते हैं। 60 एंड 92। तो यहाँ से चलते हैं 60 और यहाँ से चलते हैं 92, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई आइटम तो नहीं रहेगी। 100 के सामने 100, तो वो तो कोने वाला पॉइंट ही बन जाएगा कि इसका भी 100 और इसका भी 100। अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर देता हूँ। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप की एक कर्व बन रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। ये लॉरेंस कर्व हमें क्या दिखा रही है कि जितना ये सेंटर लाइन से दूर है उतनी इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है। अगर हमने दो कंट्रीज़ को देखना है कि किस में इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है, तो दो कंट्रीज़ के डाटे दिए होंगे। तो जिसकी कर्व सेंटर लाइन के पास होगी वहाँ कम इनइक्वालिटी है और जिसकी कर्व दूर होगी वहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वेरिएंस, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एडवांस टॉपिक है। तो वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस होता है सिंपल वर्ड्स में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर करना, ठीक है। इट इज़ सिंपली द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है उसे वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फार्मूला कैसे निकलता है इसका वो चीज़ करके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे निकलती है, और इसको मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी लिखता हूँ तो एस डी का स्क्वायर, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो इसको हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो ही ना, ठीक है। तो इसको हम पेन का कलर चेंज करते हैं और ये कहते हैं कि वी कैन सिंपली इग्नोर द स्क्वायर रूट। अगर हम जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो फॉर्मूला है उसके अंदर स्क्वायर रूट ना लिखें, ठीक है, तो वेरिएंस बन जाएगा। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो उसका अंडर रूट ही उड़ेगा ना। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ अंडरलाइन करते हैं इसको। अंडरलाइन करके फिर हम सबसे पहले सपोज़ मुझे एक क्वेश्चन लिखना है एज्यूम एक्चुअल मीन मेथड का। एक्चुअल मीन मेथड का है फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन। और अगर वेरिएंस का मैं लिखना चाहता हूँ तो ये कैसे होगा, अब ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। और अगर वेरिएंस का लिखना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा एक्स स्क्वायर ओवर एन, अंडर रूट को छोड़ दूंगा क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, उसमें ये फार्मूला बनता है वेरिएंस का। एक्चुअल मीन मेथड लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्चुअल मीन मेथड। और अगर एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला लिखना मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन में फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का होल स्क्वायर। डी एक्स भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो क्योंकि डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है। तो अगर ये फार्मूला है तो ध्यान से देखो वेरिएंस का फार्मूला क्या बन जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा विदाउट अंडर रूट। अंडर रूट नहीं लिखना, अंडर रूट के बिना जो भी बनेगा वो वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि भाई जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को कहते हैं। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट उड़ जाएगा। थर्ड फॉर्मूले में मान लो हमने एक्चुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, एक्चुअल डाटा या एक्चुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। तो अगर मैं इसका लिखूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। तो अगर मुझे वेरिएंस का फार्मूला निकालना है, तो मैं इसको सिंपली अंडर रूट नहीं लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट उठ जाएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, बस हो गया ख़त्म।
तो इसी तरीके से जैसे मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में लिखे हैं, आपने कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों में ऐसे ही करना है, दोनों में ऐसे ही करना है कि भाई ये नहीं निकालना, क्योंकि अगर ये निकालोगे तो फिर तो आप लिखते रह जाओगे फार्मूले। तो कोई भी फार्मूला लगाओ स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर उसमें अंडर रूट नहीं निकालते, ठीक है, तो वो वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा है फॉर ऑल द फार्मूलाज इन रिस्पेक्टिव सीरीज़, जो भी रिस्पेक्टिव सीरीज़ में सारे फार्मूलेज हैं वो। तो जस्ट डू नॉट राइट और यूज़ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मत लिखें। तो अगर स्क्वायर रूट नहीं लिखते स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में तो आपको वो मिल जाता है, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसने दिया था? कार्ल पियर्सन्स ने, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CV। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज़। 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ की वेरिएबिलिटी या वेरिएशन देखने के लिए चूज़ होता है। ये इसका फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। सिंपल वर्ड्स में, जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और जब भी ये कम होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब जितना इसका आंसर कम आएगा उतनी स्टेबिलिटी या वेरिएशन जो है वो कम होगी, और जितना इसका आंसर कम आएगा उतनी वेरिएशन या स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास 2 सीरीज़ हैं एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं। अगर हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है या फिर ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन सी है, तो उसको मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही पता लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ और डेविएशन निकालता हूँ। तो इन दोनों सीरीज़ को इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह डील करेंगे। इसमें सेंटर एज्यूम कर लिया 45, तो हर एक को अब डेविएशंस में से 45 में से माइनस करते रहेंगे। पहला आ जाएगा -4, -1, -2, 3, 0, ऐसे ऐसे करके सारी डेविएशंस मैंने नीचे लिख लेनी है, ठीक है। तो डेविएशंस लिखने के बाद मैं, क्योंकि मुझे एक्स मीन भी निकालना है और वाई मीन भी निकालना है, तो इसका जो टोटल आ गया वो आ गया -2। तो सबसे पहले ये सिग्मा एक्स करता हूँ। सिग्मा एक्स आ जाता है 448। सिग्मा वाई करूँगा, ये आ जाएगा 945। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, dx स्क्वायर का कॉलम बनाऊँगा। dx स्क्वायर क्या होता है? dx का स्क्वायर जो माइनस के निशान है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि स्क्वायर कैसे करना है। तो dx स्क्वायर किया तो इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो dx स्क्वायर का टोटल आ रहा है 106। तो जैसे हमने x के साथ किया है सेम टू सेम y के साथ करेंगे। तो सबसे पहले dy y माइनस a, इसमें से एज्यूम नंबर हम कोई सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है इसका 99 और मिनिमम नंबर है 90। तो दोनों के बीच में तकरीबन 95 आ जाता है। तो ए को हम ले लेते हैं 95, प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखता हूँ। एज्यूम नंबर इज़ 95। अब हर एक को 95 से माइनस करना है। 91 माइनस 95, ये आ जाएगा -4, फिर -2, 1, -3, -5, ऐसे ऐसे करके सबको सारी डेविएशंस निकाल के आपने नंबर लिख लिए। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये सिग्मा dy आ जाएगा, जो कि है -5। तो फिर dy स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू -4 16, फिर इसका स्क्वायर निकाल देंगे टोटल करके। 16, 4, 1, 9, 25, 4, 16, 1, 9, 0। इसका टोटल करते हैं वो आ जाता है 85। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इसके थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। बहुत आसान है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स है 448 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स है 10, तो ये आ गया 44.8। सिमिलरली वाई मीन निकालेंगे। वाई मीन होता है सिग्मा वाई बाय एन, और सिग्मा वाई कितना है 945 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ 94.5। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ पॉज कर करके साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो इसका क्या फॉर्मूला है, सिग्मा dx स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा dx का ओवर n का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। सिग्मा dx स्क्वायर था 106, नंबर ऑफ आइटम्स तो 10 है। सिग्मा dx -2 था, फिर से नंबर ऑफ आइटम 10 है, ठीक है। इसका होल अंडर द रूट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, वो स्क्वायर लिखना भूल गया वहाँ स्पीड में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.25 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर लिखना भूल गया क्योंकि वीडियो ऑडियो में बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। तो उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100।
आंसर इसका यही आएगा 3.25, क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर आया 7.25%। ठीक है। और वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे तो जहाँ डी एक्स था डी वाई था, वहाँ जहाँ डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर था वहाँ डी वाई और डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस एक्स की जगह वाई। तो इसकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं हम। 85 डिवाइडेड बाई 10 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट किया, यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया, वहाँ स्क्वायर लिखना भूल गया, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि दोबारा वीडियो बनानी बहुत मुश्किल है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मीन ऑफ वाई या वाई मीन इंटू 100। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.87 डिवाइडेड बाय 94.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है 3.03। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका कम आ रहा है और एक्स वाले का ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाई है, जो वाई का डाटा है, इट इज़ मोर कंसिस्टेंट। देयरफॉर वाई इज़ मोर कंसिस्टेंट या स्टेबल, कुछ भी लिख सकते हो, मोर कंसिस्टेंट और स्टेबल। आई रिपीट, कभी कभी लिख लिख के स्पीड में गलती हो जाती है, तो आप कंसेप्ट क्लियर करना मेरे मेन मकसद है यहाँ पे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।